Hello everyone, welcome back to my channel Radesh Teaching World. I hope आपके अंदर और घर के बाहर दोनों जगह पर बहुत ज़्यादा सेफ और हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे होंगे। मुझे तो बहुत बहुत खुशी है आप लोगों से दोबारा मिलकर। आई होप कि आप लोगों को भी मेरे लेक्चर्स और नोट्स पसंद आ रहे होंगे और मुझसे मिलकर उतनी ही खुशी हो रही होगी जितना मुझे आप लोगों से मिलकर दोबारा खुशी हो रही है। चलो बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आ जाते हैं हमारे सेकंड पाथवे में, जिसका नाम है ऑल्टरनेटिव पाथवे एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रोपरडीन पाथवे। प्यार से इसका नाम रख दिया है प्रोपरडीन पाथवे। क्लासिकल पाथवे के बारे में हमने जैसे पढ़ा था, जैसे समझा था, आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट ईजिली क्लियर हो गया होगा। वैसे ही आज हम कुछ फ्लो चार्ट के ज़रिए इस ऑल्टरनेटिव पाथवे को समझेंगे और मैं होपफुली ये होप करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। तो चलिए आ जाते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे ऑल्टरनेटिव पाथवे में। जैसा हमने पढ़ा था कि क्लासिकल पाथवे तो भाई डिपेंड करता है अपने एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग पर, लेकिन ऑल्टरनेटिव पाथवे में ऐसा कुछ नहीं है। ऑल्टरनेटिव पाथवे एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग पर डिपेंड नहीं करता है, जिसमें इसमें लिखा है इम्यूनो कॉम्प्लेक्स डज नॉट इन्वॉल्व इम्यूनो कॉम्प्लेक्स। इम्यूनो कॉम्प्लेक्स और कुछ नहीं बल्कि एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग को ही कहते हैं। तो हमारा ऑल्टरनेटिव पाथवे एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग पर डिपेंड नहीं करता है, उर्फ जिसे हम कहते हैं इम्यूनो कॉम्प्लेक्स। अरे तो भाई फिर इस ऑल्टरनेटिव पाथवे को इनिशिएट कौन करता है? ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस है हमारे पास जो इस ऑल्टरनेटिव पाथवे की शुरुआत करते हैं? तो आइए थोड़ा गौर फरमाते हैं इन अनरिलेटेड सब्सटेंस में जो हमारे ऑल्टरनेटिव पाथवे में इनिशिएट करने में काम आते हैं। जैसे मैंने उन अनरिलेटेड सब्सटेंस के इधर नाम और एग्जाम्पल लिख रखे हैं। बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन, IgA IgD एंटीबॉडी, कोबरा वेनम फैक्टर, नेफ्रोटिक फैक्टर, ये सारे ऐसे अनरिलेटेड सब्सटेंस हैं जो ऑल्टरनेटिव पाथवे को इनिशिएट करने में काम आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमें इधर उन रिश्तेदारों की ज़रूरत नहीं है। अब आप पूछ रहे होंगे अरे कौन से रिश्तेदारों की ज़रूरत नहीं है? वैसे तो लाइफ में कभी भी रिश्तेदारों की राय की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, पर इधर हमें ऐसे ही कुछ रिश्तेदारों की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि और उन रिश्तेदारों का नाम है कॉम्प्लीमेंट 1, कॉम्प्लीमेंट 2 और कॉम्प्लीमेंट 4। हमें कॉम्प्लीमेंट 1, कॉम्प्लीमेंट 2, कॉम्प्लीमेंट 4 की इस ऑल्टरनेटिव पाथवे में या इस पाथवे को उन कॉम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो अनरिलेटेड सब्सटेंस है सीधा एक्टिवेट कर देते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट, हमारे सीधे साधे से कॉम्प्लीमेंट 3 को। अब जैसे ही ये कॉम्प्लीमेंट 3 एक्टिवेट हो जाता है तो इस पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वर्क करते हैं, उनका नाम है फैक्टर बी, फैक्टर डी एंड द प्रोपरडीन। जिनका काम क्या होता है? जिनका काम होता है इस 3 कॉम्प्लीमेंट को क्लीव्स करने का। अब जैसे ये इस C3 कॉम्प्लीमेंट को क्लीव्स करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास एक एंजाइम जनरेट होगा जिसका नाम है C3 कन्वर्टेज। क्या नाम है? C3 कन्वर्टेज, भूलना मत। और इस C3 कन्वर्टेज का जो कॉम्प्लेक्स बनता है ऑल्टरनेटिव पाथवे में वो होता है C3b एंड द स्मॉल b। समझ आया? अब जैसे ही ये C3 कन्वर्टेज एंजाइम जनरेट हुआ, इस भाई साहब ने क्या करा? इस भाई साहब ने और ज़्यादा C3b कॉम्प्लीमेंट्स को जनरेट करने लग गया। देखो ये C3 कन्वर्टेज है, इसने C3 कॉम्प्लीमेंट को क्या किया? क्लीव्स किया। अब हमें पता है जब भी C3 कॉम्प्लीमेंट क्लीव्स होगा तो C3b C3a बनेगा। C3a तो भाई स्मॉलर फ्रेगमेंट है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम साइड में रख देते हैं। तो किसकी मोर एडिशनल जनरेशन हुई? C3b की। तो जैसे ही C3b की जनरेशन हुई तो C3b अटैच हो जाता है इस कॉम्प्लेक्स के साथ और बना देता है C3b, BB और C3b कॉम्प्लेक्स। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बना, इसने किसको जनरेट कर दिया?
इसने जनरेट कर दिया आपके C5 कन्वर्टेज को। अब इस C5 कन्वर्टेज ने भी यही काम किया, C5 कॉम्प्लीमेंट को क्लीव किया C5A और C5B में। अब C5A तो भाई स्मॉलर फ्रेगमेंट है, इसको रख दो साइड में। चलो तुम भाई साइड जाओ, C5B आ जाओ। तो जैसे ही C5B की जनरेशन हुई वो ऐड हो गया इस ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स के साथ और एक कॉम्प्लेक्स बना दिया इसने C3B, BB, C3B, C5B। अब जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बना तो हमारे बाकी के जितने भी कॉम्प्लीमेंट थे C6, C7, C8, C9 उनको आने का इनविटेशन मिल गया। तो इस कॉम्प्लीमेंट के साथ वो जितने भी प्रोटीन थे C6, C7, C8, C9 वो एक के बाद एक आते गए और ये कॉम्प्लेक्स बन गया C3B, BB, C3B, C5B, C6, C7, C8, C9 जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। जैसे ही इस पूरे कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है बैक्टीरियल या किसी भी मेम्ब्रेन के ऊपर, तो क्या होता है भाई कि उस मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे पोर्स बन जाते हैं। पोर्स बन जाते हैं मतलब मेम्ब्रेन की ब्रेक डाउन होने लग जाती है उस हार्मफुल सब्सटेंस के जो हमारी बॉडी में एंटर किया है, ठीक है। अब जैसे ही मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हुई तो क्या हुआ, उसके अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी थी इलेक्ट्रॉन से वो हो गए आउटफ्लो, जिसकी वजह से सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। सो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आपको ये हर एक जो भी मैंने समझाया है वो समझ आया होगा। तो इसके फ्लो चार्ट पे थोड़ा सा गौर फरमाना और इसको देखना और समझना। और हाँ, सिर्फ वीडियो को देखकर छोड़ना नहीं है, बेल आइकन पर हिट करना है और वीडियो को अपना प्यार भरा लाइक देना है ताकि हमें पता चले कि कितने लोग इस वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं और हमें इंकरेज मिले कि हम और ज़्यादा ऐसी प्यारी वीडियो, ऐसे अच्छे नोट्स आप सबके सामने ला पाए। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।